चला गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर ये जो चीज किसानों के पास रहेगी, तो उसका जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अगर यही चीज कॉर्पोरेट के पास जाएगी, तो कॉर्पोरेट उनके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जो आज जीएम का हम देख रहे हैं। और ये मॉडिफिकेशन उस ढंग से होता है, यानी कि उनका ही सीड आप ले लो, उनका ही केमिकल उसमें काम करेगा, उनका ही फर्टिलाइजर उसमें काम करेगा, और हमें ऐसे बता देंगे कि आपको ये चीज ग्रो करनी है तो ये फर्टिलाइजर यूज करना है, ये केमिकल यूज करना है। तो इसी ढंग से अगर आप उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे सीड में, तो सबके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं सीड के बारे में बात करता हूँ, बाकी प्रिजर्व के बारे में बात करता हूँ। सीड किसे कहते हैं? जिस सीड से नया जन्म होता है उसे सीड कहते हैं, बीज, बराबर है। लेकिन जो हम कॉर्पोरेट कंपनी से सीड लेते हैं, वो दूसरी बार वो जो अनाज है वो हम यूज नहीं करते एज ए सीड। तो वो जो अनाज है वो खाने की लायक भी नहीं है, जिसमें पुनर्जन्म की कैपेसिटी नहीं है। ये चीज हमें बहुत समझ लेना जरूरी है। सीड तो वो होना चाहिए कि उसके बीज से दूसरा पौधा बनना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से हाइब्रिड सीड बाजार में आए हैं कंपनी के, उससे दूसरा पौधा बनता नहीं है। और जिस चीज से दूसरा पौधा बनता नहीं है, वो फल हो या सीड हो, वो खाने के लिए लायक नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इसमें अभी तो छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन अगर कोई इसमें काम करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा काम है, उसको आप कर सकते हैं। अभी दूसरी बात है कि वो शील्ड प्रिजर्व कैसे करे, शील्ड बचाए कैसे। अगर अगर गांव से हमारा कनेक्ट है, हमारे जो भी नाना नानी दादा दादी की जो हम उनसे देखे होंगे कि घर में वो शील्ड किस ढंग से रखते थे, प्रिजर्व करते थे, तो आपको पता होगा वो सब चीजों का। क्योंकि इसमें 3-4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहावत भी है, हमारे संतों ने कहा भी है, शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाळ गोमटी। अगर आपका बीज शुद्ध है, तो आने वाली जो फसल है, जो फल है, उसके टेस्ट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो सीड प्रिजर्वेशन में ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सीड प्योर हो। तो सीड प्योर होने के लिए क्या जरूरत है? एक तो वहां पे पूरा बायोमास आपका कंपोस्ट अच्छा होना चाहिए, तो वहां पे फसल आपकी अच्छी आएंगी। पूरे फार्म का आपने मेजरमेंट करना है, जैसे कि आपकी 1 एकड़ फार्म है, और 1 एकड़ फार्म में आपने गेहूं की फसल या चावल की फसल या चने की फसल, कोई भी आपने एक फसल ली है, ऑयल सीड ली है आपने, ग्राउंडनट लिया है या कुछ भी लिया है, तो मान लो कि आपने एक ज्वार की फसल ली है, सोरगम की फसल वहां पे ली है, पूरे 1 एकड़ में आपका सोरगम है। तो आपका ऑब्जर्वेशन हो जाना है कि ये होना चाहिए कि जैसे कि आपने सोरगम की सोइंग की, सोइंग के बाद में जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो पहले कौन से पौधे जर्मिनेट हुए उसको टैग करके रखना है आपको। यानी पूरे 1 एकड़ में आपने करीब 40,000 पौधे आपके हैं, तो 40,000 पौधे में से ऐसे एक आपको 400-500 पौधे होंगे, 1,000 पौधे होंगे जो सबसे पहले उसकी ग्रोथ होती है, यानी जर्मिनेट होते हैं, तो उसको टैगिंग करो। उसके बाद में 1 महीने के बाद में आप पूरे खेत में अगर घूमेंगे तो पता चलेगा कुछ पौधे की जो क्वालिटी है सबसे बेहतरीन है, उसको आप टैग करिए। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ जो पत्ते हैं और पत्ते का जो साइज है, यानी कि अगर सुरगम की बात करें तो उसमें 12 से 13 पत्ते आ जाते हैं। 13 पत्तों के बाद में उसका जो फ्लावरिंग स्टेज में वो आ जाता है। तो देखना है कि वो एग्जैक्ट 13 पत्ते किस पौधे में आए हैं। उसके बाद में एक देखना है कि सबसे बड़ा जो फूल और उसका जो ये है दानेदार वाला जो उसका कनिस है, वो किस पौधे से इमीडिएटली बाहर आया है, और उसके दाने जो है टपूरे किस इसके हैं। तो ये 5-6 पैरामीटर है उसको सीड के लिए रखने के लिए। और उसके बाद में उसको अलग से उसका हार्वेस्टिंग करके हमको प्रिजर्व करना है उसको। पहले तो उसको वहां से निकालना है, वैसे ही उसको थ्रेशर में डालने के बजाय उसको वैसे ही रखना है कुछ दिन के लिए, उसको धूप में सुखाना है। उसके बाद में उससे सोरगम या ज्वार के जो दाने हैं अलग करने हैं, और फिर उसको नीम जो होता है आपका, नीम के पत्ते निकाल के उसको सुखाना है। और नीम के पत्ते के साथ में एक जो हमारा ये होता है बाम्बू होता है, बाम्बू के जो ये होते हैं हमारे स्टोर करने के लिए जो बनाते हैं गाँव में, या कुछ इसके भी बनाते हैं, जो सिंधी होती है उसके पत्ते से भी कुछ बनाते हैं, यानी नेचुरल वे से जो हम वेसल बनाते हैं, ऐसे वेसल्स में उसे रखना है। जिससे गोबर से भी हमने पूरा उसको ये किया वाला है, कवर किया वाला है। तो ये सब करेंगे तो 2-2 साल तक उसको कीड़ नहीं लगती है। आज देखते हैं कि हम बाजार में 3 महीने का कुछ अनाज लाते हैं तो उसको इमीडिएटली कीड़ लगना चालू हो जाता है। तो इस ढंग से उसे प्रिजर्व करेंगे 2-2 साल तक, 3-3 साल तक,
हमारे तो पूर्वजों के पास ऐसी टेक्निक थी, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसका गोबर से करके उसमें कुछ लकड़ी का ये सब यूज करके 3-3 4-4 साल तक हमारा अनाज सेफ रहता था। कभी अकाल की स्थिति भी आ जाती है तो वो सीड को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हमारे पूर्वज, क्योंकि बीज बचाना है। बीज रहेगा तो ही अगला जनरेशन का हमारा क्रॉप आएगा। तो ये बीज संरक्षण की बहुत पुरानी अपनी अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग क्लाइमेटिक ज़ोन में ये हमारी टेक्निक रही है। तो ये देखना है हमें कि हमारे खेत में सबसे अच्छा पौधा जिस दिखता है या जो अलग दिखता है, वो सब सीड के लिए संभाल के रखिए आप। सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ कि आप खेत में चना हो, ज्वार हो, गेहूँ हो, जो भी सबसे अच्छा पौधा दिखता है ना, उसको अलग से आपको हार्वेस्टिंग करके बाजू रखना है और वो सीड के लिए अलग यूज़ करना है। हाँ, उसमें एक और ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके खेत में आपने गेहूँ या चावल लगाया है, तो पूरे खेत के चावल में ऐसे कुछ आपको पौधे मिलेंगे जो सबसे अलग है। उसकी हाइट अलग होंगी, उसके नंबर ऑफ उसको यील्ड उसका अच्छा होगा, उसका कलर, उसका सेंट अलग होगा। तो ये अलग वैरायटी प्रकृति ने बनाई है। तो ये हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में अलग ही वैरायटी वहाँ पे बनती है। तो ऐसी ही चीज़ों से अलग कुछ किस्म की पैदावार होती है और नेचर ने बनाया जो ये होता है उसकी टेस्ट भी बहुत अलग होती है। तो ऐसा भी हमें ध्यान रखना है, उससे एक अलग वैरायटी आपके पास आपको मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें सीड्स प्रिजर्व्स में आपको ध्यान रखना है। अच्छे सिलेक्शन करना है, उसको सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। अच्छे पौधे का सिलेक्शन करना है, उसको धूप में सुखाना है और नीम के पत्तों के साथ उसको आपको गमले में प्रिजर्व करना है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। जी। यस राहुल जी। और ये क्वेश्चन जिसने पूछा था, मुझे पता नहीं वो जॉइन किया है कि नहीं उन्होंने अब तक, पर जी, वी जी, हैव लाइक अ जी, फुल 2-डे प्रोग्राम ऑन देसी सीड्स जी। नेक्स्ट मंथ 2nd and 3rd July. So if anyone wants to learn about देसी सीड्स कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, so they can join the program. You can get in touch with me. I can send you the details. ठीक जी, है आपने महादेव। अपने और यहाँ जो सीड का जो बिज़नेस है पूरे देश भर में, आपने अपने बिज़नेस है करीब 6 लाख करोड़ रुपए का। पूरे देश भर में 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा करोड़ के सीड बिकते हैं। रुपीज़ में क्वांटिटी अमाउंट में बोल रहा हूँ मैं। तो पूरे देश में जो कृषि का मार्केट है करीब वो 15 लाख करोड़ रुपीस का है। उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सीड ये तीनों मिला के 15 लाख करोड़ रुपीस का ये टर्नओवर है। यानी आप डिफेंस का बजट ही हमारा कुछ 6-7 लाख करोड़ है। तो डबल ये हम चीजें परचेस करते हैं हमारे किसान। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है सीड का। ठीक है राहुल जी, या सेकंड क्वेश्चन ये आया था महादेव जी की, एक पार्टिसिपेंट ने हमारा कोर्स किया, उनकी सॉल्ट सैचुरेटेड लैंड है, तो व्हाट कैन बी डन टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी फ्रॉम द सॉल्ट सैचुरेटेड लैंड? दो दो चीजें इमिजिएट करनी है। एक तो उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग पहले उसको वहां पे लगा देना है, जैसे कि ढेंचा हो या मल्टीपल क्रॉप की ग्रेन्स वहां पे डाल दो और 45 डेज के अंदर उसे जमीन के अंदर गाड़ दो। दूसरा है उसमें एंजाइम का स्प्रे कंटिन्यू करती रहिए। और भले ही आपकी वो साल्टी लैंड हो, उसमें आप जो समुद्र वाला जो नमक है वो पर एकड़ में 25 केजी यूज कीजिए। उसमें 87 टाइप के मिनरल्स उस जमीन में जाएंगे। तो ये 3 चीजें आप करेंगे तो कौन सी भी लैंड रहने दो जहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, उस लैंड आपकी फर्टाइल बन जाएंगी। तो ये आप पहले कुछ ट्रायल के तौर तौर पे कीजिए। आपके पास अगर 10-20 एकड़ बैरन लैंड पड़ी है जहाँ पे पूरा एकदम वो सल्टी हो गई है, तो ऐसे लैंड पे पहले एक बार आप वो सब कीजिए। आप 1 एकड़ का जब कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, तो ऑटोमेटिकली आप मल्टीपल उसको कीजिए। या ठीक है। और बहुत क्वेश्चंस है, पर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच सेशन में, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्वेश्चन से कॉन्टेक्स्ट नहीं है उनका या रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग के लिए सेशन है। हमें जो क्वेश्चंस मिले वो तो हम पूछेंगे ही। अगर अगर आपको कुछ पूछना है वन ऑन वन, जो आपकी खुद की पर्सनल इशू आप फेस कर रहे हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। महादेव जी, क्वेश्चन है कि why do some fruit trees despite being fully grown not bear fruits? Is there an issue with missing minerals? उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर पौधे का अपना एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि आप मान लो कस्टर्ड एप्पल है,
कस्टर्ड एप्पल को पानी बहुत कम लगता है, या कस्टर्ड एप्पल को समर में पानी बिल्कुल नहीं देना है। हम सोचते हैं कि समर है, बहुत गर्मी है, पानी नहीं दिए तो पौधा सूख जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसे स्टेज में जो फ्लावरिंग जो फल देने वाले पौधे हैं, उसको अगर हम समर में पानी देते हैं कस्टर्ड एप्पल को, तो उसका पूरा सीजन खराब हो जाता है। तो उसको जब भी जून में बरसात होगी तभी पानी नेचुरली उसको मिलेगा। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरत है। एक हो गया पानी का शेड्यूल। वाटरिंग अगर किसी भी पौधे को अगर हम कंटीन्यूअसली वाटरिंग करते हैं, तो उसकी जो फल धारणा है वो डिले हो जाती है। क्योंकि उसमें हर हर फल के पौधों को एक ये होना चाहिए, एक ड्राई सीजन जाना चाहिए। तो वो होने के बाद ही उसको फ्लावरिंग में आ जाता है। अदरवाइज़ उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो पानी का शेड्यूल बहुत ज़रूरी है पौधों में। दूसरा है वहाँ पे जितना भी आप बायोमास उसको क्रिएट कर सकते हैं, बायोमास वहाँ पे आप डालिए। एक्सेस फर्टिलाइज़र भी पौधों को नुकसान करता है। तो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अगर एक्सेस डाल रहे हैं आप, तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, पौधा आपका हरा-भरा दिखेगा, लेकिन कुछ फल नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से आपके पौधे बढ़ेंगे तो ग्रोथ ही अच्छी हो जाएँगी, लेकिन उसको फल नहीं लगेंगे। ये ध्यान रखिए और थोड़ा एवरी 10 डे आप थोड़ा-सा एंजाइम का भी यूज़ कीजिए, उससे आपको ये फल लगना चालू हो जाएगा, फ्लावरिंग आ जाएगी। या 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन किसी ने भेजा है महादेव जी की, वो जी। क्रॉप की प्रिपरेशन कैसे करें सीजन के अकॉर्डिंग? मतलब क्या क्रॉप्स लगाने चाहिए, क्या प्रिपरेशन चाहिए होगी उनको हर सीजन के लिए? ये तो बेसिकली 2-3 चीज़ों में का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। एक तो आप जितना हो सके साइल में कंपोस्ट या बायोमास होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि ज़्यादा डीपली प्लग नहीं करना है लैंड को। जब डीपली प्लग करेंगे तो ऊपर वाली जो फर्टाइल सॉइल है, वो ज़मीन के अंदर चली जाती है डीप में, तो आपकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी। कार्बन का भी आपका काफ़ी सारा सॉइल कार्बन का भी आपका सारा नुकसान हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में वो रखनी है। दूसरा कोई भी सीड आप सोइंग कर रहे हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जो भी बैक्टीरियाज़ हैं जीवाणु है उससे। एक तो राइज़ोबियम जैसे जीवाणु हो या अपने बेसिकली एंजाइम है। एंजाइम से अगर ट्रीटमेंट करके आप सोइंग करेंगे तो फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, साथ ही साथ जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज ज ज़रूरी है। तीसरी बात आप सीज़न के हिसाब से सीड चुनना ज़रूरी है कि क्या सोइंग करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम की अगर बात करते हैं, अगर मानसून जब आता है, तो मानसून का जो पहला महीना होता है जून का, वो जून में आप सोइंग करते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आ जाते हैं। अगर वो लेट हो जाए जुलाई में आप सोइंग करेंगे ग्रीन या ब्लैक ग्राम की, तो जुलाई में उसके रिज़ल्ट नहीं आएँगे और ये बरसात में भी फूला चला जाएगा, तो हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएँगे आप। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। या ग्रीन ग्राम आपको समर में आप बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। चने की क्रॉप के लिए आप रबी में लेना है, खरीफ में आप नहीं ले सकते। दूसरा चने की क्रॉप के लिए 2 या 3 पानी लगेंगे। तो ये सब कैरेक्टर जो है प्लांट्स के अपने-अपने एरिया के हिसाब से ये अलग-अलग हैं। पर्टिकुलरली आप जिस एरिया से हैं आपके एरिया के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो हम आपको परफेक्टली एक गाइड करेंगे कि आपको किस क्रॉप के लिए क्या करना है। या ठीक है। Swarnim, do you want to ask your question yourself? You can unmute yourself and ask. Yes, Rahul ji. Yes, am I audible? Yeah. या Yeah. जय गुरुदेव महादेव सर। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय स्वामी जी। गुरुदेव। हाँ महादेव सर, मुझे मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर आपने एक अच्छा सेशन लिया था, अभी जो आपका बीच में मेरे पास में ऑल इन वन में है वो एक जी। टॉपिक। तो जैसे मैंने हमको भी ये पता है कि आगे की यानी आने वाली भविष्य की जरूरत एग्रो फॉरेस्ट्री ही है। जी। और उससे जो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो अदर फाइनेंशियल क्राइसिस किसान देखते हैं, जो मोनोक्रॉपिंग के अंदर या फिर रेगुलर क्रॉप्स के अंदर जो नुकसान सहन करता है किसान, तो उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन एग्रो फॉरेस्ट्री ही है। तो मेरा आपसे एक सवाल ऐसा था कि जैसे हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए हमको एक लैंड पूरा डेडिकेट कर देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अगर हमारा डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो उसके बीच में हम है ना रेगुलर क्रॉप्स नहीं ले सकते, ट्रीज दो रोज के बीच में। तो ऐसा कितना डिस्टेंस हमने मेंटेन करना चाहिए कि जिससे हमको जो कैनोपी की वजह से जो शेड आती है वो उसका बारे में हमको कोई वरी करने की जरूरत ना पड़े।
एग्रो फॉरेस्ट्री के मल्टीपल मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, यानी रेगुलर क्रॉप हमें चाहिए तो कौन सी क्रॉप हमें चाहिए, उस हिसाब से फल के पेड़ चाहिए तो कौन से फल के पेड़ चाहिए। कुछ हमें लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ फल के नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के जैसे कि सैंडलवुड जैसे पौधे हमें लगाने हैं, तो वो लगाने, तो वो पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, अपना एरिया में कौन से पौधे आ सकते हैं, उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। ये जरूरत नहीं कि खेत में आप 15x15 या 10x10 या 20x20 के हिसाब से ये पौधे लगाएं। आप पूरे मेड़ पे और मेड़ से नीचे 20 फीट का डिस्टेंस पूरा पेड़ से कवर कीजिए और बीच में भूमि में कुछ मत लगाइए। ये भी एग्रोफॉरेस्ट्री का मॉडल है। तो ऐसे मल्टीपल पार्ट है, यानी 3 लेयर में, पहले लेयर में आपका बाम्बू का प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास अगर मैंगो है या जामुन लगाना है तो लगा सकते हैं, उसके बीच में आप फिर गुआ लगा दीजिए और सबके बीच में आप रेगुलर क्रॉप लीजिए। यानी n नंबर ऑफ मॉडल्स हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास लैंड में क्या क्योंकि अवेलेबिलिटी कैसा कितनी है है। कि यस यस, तो कभी कभी हम कैसा है कि वो पेड़ों के बीच में शेड हो जाती है ना, उसकी वजह से फिर है ना, या, जैसे या, मिर्च, हल्दी, अदरक ऐसे ही अपन क्रॉप्स ले सकते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए बिल्कुल। किसानों को है ना, एक जैसा समझ लो 10 एकड़ लैंड है, तो उसमें से 2-3 एकड़ वो डिवोट कर देना पड़ता है पेड़ों के लिए, कि जिसके अंदर फिर अदर क्रॉप्स नहीं ले सकते बीच में फिर। तो वही वही हमें हो देखना है कि पर एकड़ हम क्या अर्निंग कर रहे हैं, हमारा पर एकड़ का क्या अर्निंग का हमारा बजट है, टारगेट है। मान लो कि हम्म हम रेगुलर कोई खेती कर रहा है, सोयाबीन की और चने की कर रहा है, या सोयाबीन और कुछ कर रहा है खेती, तो किसे कितना मिल रहा है। हमें ये भी हम्म देखना है कि बिना मेहनत किए हमें कितना अर्निंग अगले समय में चाहिए। अगर हम्म कुछ भी वहां इंटर क्रॉप ले बिना सोयाबीन से, मानो कोई सोयाबीन और चना कर रहा है, तो मैं मैक्सिमम 30 to 40,000 या मैक्सिमम 60,000 किसान कमाता है। हम्म, सही है। मैंगो प्लांटेशन है और उस मैंगो प्लांटेशन से आपको 2 टन भी मैंगो मिल रहा है, तो 2 टन का 100 रुपीज से 80 रुपीज से भी कैलकुलेशन, 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि मेरा नेट अर्निंग उस खेती से कितना हो रहा है। तो हम्म, ये डिपेंड करता है। दूसरा बात, कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जो आपको शेड में ही अच्छी ग्रोथ होती है, यानी जो 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 पौधे या जो क्रॉप या जो वेजिटेबल्स जमीन के अंदर जो फल मिलते हैं, मान लो कि जैसे कि पोटैटो है, हल्दी है, जिंजर है, ये सब जमीन के अंदर से आपको इसको निकालना है, तो ऐसे ऐसे पौधे के लिए शेड की जरूरत होती है। तो वो देखना है हम कि उस जमीन में आप ऐसे पौधे लीजिए, बाकी जो ओपन लैंड है आपको, तो उस लैंड का अलग प्लानिंग कीजिए। तो हर हम्म। चीज में प्रकृति ने अपना एक क्रॉपिंग पैटर्न दिया है, वो हिसाब से आपको यूज करेंगे तो बेटर आपको यील्ड मिलेगा। तो वो ध्यान रखना Yes, जरूरी हम है। लोग क्लब नहीं कर सकते दोनों को, है ना, जहां हमको एग्रो फॉरेस्ट करना है तो वो लैंड अलग से डिवोट करना पड़ेगा उस चीज के नहीं, ऐसी वही वही बोला कि आपने अग्र पुष्टि करना लिए। है और आपको रेगुलर वहां पे चावल भी लेना है, गेहूं भी लेना है। हाँ ऐसा। तो बॉर्डर का 20 फीट का 30 फीट का रेडियस जो है उस लैंड का, बराबर। उसमें आप पूरा प्लांट लगाइए। और बीच वाला जो पोर्शन है अगर वो पूरा खाली रखिए, वहां पे कुछ पौधा नहीं लगाना है, तो उस जगह पे अगर आप गेहूं या चावल लेंगे तो उसके 3-4 बेनिफिट मुख्य रूप से है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा हम्म आपने ये विषय ले लिया, क्योंकि वो क्या होता है, अगर आपके बॉर्डर में पौधे हैं ये 3-4 लेयर वाले, तो हम्म सबसे पहले आपका जमीन का सॉइल यूरोजन जीरो हो जाएगा। हम्म दूसरा, आपकी जमीन में वाटर का पर्कुलेशन सबसे अच्छा हो जाएगा, वाटर हम्म टेबल आपका बढ़ेगा। तो आज के हम्म टाइम की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, तो पानी का हम्म आपने काम किया, सॉइल का आपने काम किया। तीसरी हम्म बात, जब आपका पानी और सॉइल जगह पे है, तो जितने भी पत्ते वहां पे है पेड़ के, वो पत्ते गिरने के बाद में उसका कंपोस्टिंग चालू हो जाएगा, आपकी जमीन का ह्यूमस बढ़ जाएगा, हम्म ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और सॉइल कार्बन भी बढ़ जाएगा। तीसरी चौथी बात, उसमें जितने भी पशु पक्षी वहां पे आएंगे बैठेंगे, उसकी जो विष्ठा वहां पे गिरेगी, उससे ट्रिलियंस में जीवाणु बढ़ने चालू होंगे। आपकी जमीन में कोई भी फर्टाइजर डालने की जरूरत नहीं है, नेचुरली जीवामृत आपकी जमीन में आ जाएगा। हम्म पांचवी बात, वो विंड ब्रेकर काम करता है। हम्म छठा, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो इतने सारे मल्टीपल, और पांच, दूसरा और उसका एक रेगुलर आपको इनकम भी मिलना चालू हो जाता है, अर्निंग भी हो जाती है। कंपेयर टू मेन आपकी जो लैंड है उससे कहीं गुना वो बॉर्डर वाली लैंड से आपको इनकम ज्यादा मिलेगा। तो ये सब मॉडल आपको करना जरूरी है, यानी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, हम कौन सी क्रॉप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से डिजाइन करेंगे तो सब आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। वो ध्यान यस। रखिए। या और सर जैसे आपने बताया कि बॉर्डर पे लगाना है, तो पर वो जो पत्ते गिरेंगे और जो भी जो वो जो जमीन में जो भी ह्यूमस तैयार होगा, वो तो वही बॉर्डर पे तैयार होगा ना, तो उसमें बीच में कैसे फायदा होगा उसका? ये जो जीवाणु है, वो जीवाणु पूरा उसको सर्कुलेट करने का काम करते हैं, वो खाते हैं और जमीन के अंदर लेके चले जाते हैं। वो प्रकृति अच्छा। का अपना अपना है।
वहां पे हाँ, और हवा भी सर आती कैसा है है, कि बहुत हवा बार है भी ना आती है, हवा पूरे पत्तियों को जमीन के अंदर लेके जाती है। आपको देखा जी, होगा कि लैंड के ऊपर कुछ जी। भी नहीं था, नहीं, वो लेकिन पूरा क्लाइमेट तो बहुत बेहतरीन तैयार होगा, बस 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 चारों वो तरफ लगाने से। प्रकृति अपना काम करती है। यस सर, और जैसे सनलाइट का सर ट्रैवल हम देखते हैं कि भाई ईस्ट से निकल के साउथ से होके वो वेस्ट तरफ जाता है, तो अपना जो सनलाइट है, तो हमारे साउथ के तरफ थोड़े कम हाइट के पेड़ रखने पड़ेंगे ना, नहीं तो ज्यादा शेड आएगा बीच के लैंड में। इतना इतना फर्क नहीं पड़ता है, नहीं अगर पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। अच्छा। और अब नेबर्स को भी कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे मैंने कुछ बाम्बू लगाए थे हमारे इसके अंदर, तो उन्होंने काटने लगा है वो मेड पे से कि भाई आप उसको हटा दो, हमारा कुछ ये आ नहीं रहा है वो उसके शेड की वजह से। तो वो थोड़ा सा स्पेसिंग ध्यान में रखे ही करना है आपको, कि बाजू वालों को आपकी परेशान न हो जाए, क्योंकि आपकी क्रॉप है, इनकम आप ले रहे हो, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। तो उतना डिस्टेंस रख के ही आप अपना पौधा लगाइए। जी सर, जी सर। और सर आपने जैसे अभी बीच में बताया था, जैसे सीताफल ऐसी जो क्रॉप्स है जिनको वाटर रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है, तो आप ऐसा कोई सेशन आप अरेंज हमको करके हमको गाइड कर सकते हैं क्या, कि सिर्फ वाटर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, कि कौन अलग अलग क्रॉप्स के लिए कैसा कैसे हमने इरिगेशन मैनेजमेंट करना चाहिए, और हर एक अलग फ्रूट्स की कैसे कैसे वाटर रिक्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से हमको कैसे मैनेज करना है, तो आप एक इरिगेशन के ऊपर स्पेशल ले सकते हैं कि जैसे या हमको पता नहीं है। हॉर्टिकल्चर का एक अलग से ही हम सेशन लेंगे, जिसमें पूरा हॉर्टिकल्चर का ही नॉलेज होगा। तो कैसे हाँ। कैसे अलग अलग एरिया में हॉर्टिकल्चर के बगीचे हमें बनाने हैं, और उसमें मैक्सिमम यील्ड कैसे लेना है। यानी हॉर्टिकल्चर में पर एकड़ से हम 5 लाख तक यील्ड ले सकते हैं। तो यस ऐसे यस। हॉर्टिकल्चर मॉडल है, बहुत ही कम मेहनत में, कम पानी में। अगर यस किसी सर, और किसान कैसा है को कि हमको नए जो हम किसान है ना, हमको ना समझ में नहीं आता कि उसको पानी कब देना है। और जी मैंने अभी बीच में एक कंसेप्ट भी देखी थी कि जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, आप जैसे आपने बोला था ना कि पेड़ों को है ना, अगर हमको मैनिपुलेट करना है उसका फ्रूटिंग या सीजन, तो जी लोग जी उसको स्ट्रेस देते हैं, अलग अलग पेड़ को, नींबू को स्ट्रेस देंगे, सीताफल को स्ट्रेस देंगे, तो जी उससे वो मैनिपुलेट करते हैं उसका फ्रूटिंग सीजन। तो जी वो जी। कैसे करना है, तो उसके ऊपर आप एक सेशन प्लीज रखिए, यानी हमको बहुत मदद होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे हर एक हम। पेड़ के हिसाब से रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, हर या एक क्रॉप के एक हिसाब से एक वाटर। पूरा हॉर्टिकल्चर का पूरा एक अलग से ही पूरा एक रहेगा सेशन, हम करेंगे वो। जी। हाँ सर, वो काफी मददगार होगा, क्योंकि उससे हमको। क्योंकि क्या है कि सबसे जरूरत है कि अभी नेचुरल फार्मिंग है, सस्टेनेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हम्म। काम नहीं चलेगा अपना। तो उस पर एकड़ तक हमारे जो किसान अभी हमने बनाए हैं, अभी पर एकड़ वो 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। हम्म। यानी कि शुगर केन जैसे क्रॉप में भी इतना पैसा नहीं मिलता है, या रेगुलर कोई शेडनेट या पॉल्यूस बना रहा है तो भी लॉन्ग टर्म में इतना पैसा नहीं बनता है। ऐसे 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। तो हमारा पर्पज है कि कॉमन किसान भी हमारा हॉर्टिकल्चर मॉडल से हमारे 5 लाख तक कमाए वो, और यस वो सर। हमने उसके ऊपर काम चालू किया है। तो वो मॉडल हम लोगों को लेके जाएंगे। यस या सर, और सर प्रूनिंग के ऊपर भी आप एक मॉडल, एक नहीं, सेक्शन उसमें ले सके आएगा, कि। जाएगा हॉर्टिकल्चर में आ हाँ, जाएगा, वो उसमें कवर करेंगे पूरा क्योंकि उसकी उसको। कैनोपी मैनेजमेंट, फिर प्रूनिंग, फिर बिल्कुल उसको नए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जी वो जी काफी उसमें सीखने को मिलेगा हमको। उसमें आएगा, थैंक पूरा यू। आएगा उसमें। या ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। या आदित्य यस जी, ये क्वेश्चन था कि is there a way that wheat growth can be slowed down other than mulching? यस बिल्कुल सही है। मल्चिंग से बीट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, या कई जगह पे प्रॉपर मल्चिंग होने से आपको बीट्स ही बहुत कम बीट्स आते हैं वहां पे। तो वो बहुत जरूरी है। वहीं वहीं पे वहीं से काटो, वहीं पे डाल कि दो। और कोई वे है क्या मल्चिंग को छोड़ के? किसके लिए? बीट्स कंट्रोल के लिए हाँ। मैन्युअली निकालना है आपको, या जो बैल होता है, बैल बैल से दो क्रॉप के लाइन में जो बैल चलाना है, तो वो कर सकते हैं हम, वखर नहीं कर सकते उसकी। और बहुत ही कुछ अगर ज्यादा बीट्स की प्रॉब्लम है आपको, तो थोड़ा सा लैंड को आपको रेस्ट देना है। वहां पे मल्टीपल क्रॉप की सीड डालना है, और उसको 45 डेज में उसको आपको जमीन के अंदर ही फिर उसको डालना है। यानी कि रोटावेटर चला के उसमें डाल दो, या ढेंचा जिसे कहते हैं, ढेंचा आप ये करेंगे। ढेंचा की अगर आप सोइंग करेंगे 45 डेज के अंदर, उसको पहला फूल जब भी आपको दिखाई दे पूरे फार्म में, मतलब 45 डेज में फूल लगना चालू होता है, तो फूल लगते ही उसको जमीन के अंदर डाल दे। बहुत सॉफ्ट होता है वो, रोटावेटर से पूरा क्रश होकर जमीन। तो उससे क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ जो वीड्स है ना, उसकी सीड पूरे उसमें चले जाते हैं, और एक सीजन उनका पूरा खराब हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपका वीड्स कम हो जाएगा, और ग्रीन मैन्योर से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो थोड़ा सा जैसे कि हमें भी काफी मेहनत करने के बाद में, काम करने के बाद में थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत होती है, वैसे सॉइल का भी रेस्ट की जरूरत होती है, और उसको थोड़ा सा हमें और रिचार्ज करना जरूरी है। तो ये अगर नेचुरली हम उसको रिचार्ज करेंगे, तो दोनों का काम हमारा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान लेके, और वो क्या करना है कि आपके पास में 10 एकड़ लैंड है,
तो हर साल 2 एकड़ लैंड उसमें लीजिए कि एक ही सीजन जाएगा आपका। जैसे कि मान लो आपके पास पानी की व्यवस्था है तो रबी में आप सोइंग कर सकते हो, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप खरीफ में ढेंचा आप सोइंग कीजिए, उसके बाद में सेकंड क्रॉप आप इमीडिएट ले सकते हैं 45 डेज के अंदर। तो वो थोड़ा-सा करेंगे तो बिल्कुल आपकी सॉइल की जो बायोमास है काफ़ी बढ़ेगा और उसका यील्ड भी बढ़ेगा। यानी जितना समय आपको गया है, जितना एक सीज़न का क्रॉप गया, अगला सीज़न उससे डबल आपको इनकम करके दे देगा। उसकी इतनी यील्ड बढ़ेगी। थोड़ा-सा वो ध्यान में रखना है। हम क्या करते हैं कि खरीफ भी आना चाहिए, रबी भी आना चाहिए, सब ज़मीन से पूरा हम निचोड़ रहे हैं। लेकिन ज़मीन के अंदर भी हमें कुछ देना चाहिए। तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए और एक बार ये सॉइल कार्बन बढ़ जाता है ना, तो बहुत ही काम आपका आसान हो जाएगा। सबसे ज़रूरी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा सॉइल कार्बन मोर दैन 3% होना चाहिए। ये सबने ध्यान रखिए, मोर दैन 3% सॉइल कार्बन एक बार हो गया, तो कृषि में नेचर पूरा काम करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ध्यान रखिए आप। या 2 बायो एंजाइम्स पे क्वेश्चंस है महादेव जी। जी। एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि आफ्टर डूइंग एवरीथिंग करेक्टली एंड फिल्टरिंग आई कैन सी अ व्हाइट लेयर फॉर्मिंग एट द वो ब्रिम ज़रूरी है और या व्हाइट लेयर होना ही ज़रूरी है, अगर ब्लैक लेयर हो जाता है, आपका एंजाइम अच्छी तरह से बना नहीं है। व्हाइट लेयर में मिलियन ट्रिलियंस में सारे बैक्टीरियाज़ है, जीवाणु है, जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। तो व्हाइट लेयर होना ही चाहिए और हमारे लिए वो अच्छा है। खाली फ़िल्टर करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसको फ़िल्टर करके आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। जितना भी पुराना हो जाएगा 2-3 साल का, वो और बेहतरीन काम करेगा। तो वो थोड़ा-सा आप देख लो। या और वही पूछ रहे हैं कि बायो एंजाइम्स जब वो बना रहे हैं तब उनको कुछ सड़ी हुई स्मेल आ रही है, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा सड़ी क हुई नहीं, थोड़ी सी नहीं, सड़ी नहीं, हुई वो स्मेल है। फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ी-सी वो स्मेल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन फॉर व्हाइट फंगस ऑन हिबिस्कस प्लांट। एंजाइम स्प्रे कीजिए, निकल जाएगा। जो मिलीबग होता है ना बेसिकली, मिलीबग में एंजाइम सबसे अच्छा काम कर रहा है कि हमने कस्टर्ड एप्पल पे यूज़ किया, पेरू पे किया, ग्रेप्स पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो व्हाइट जो स्पॉट होते हैं उस मिलीबग के, उसमें एंजाइम का बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। तो कंटिन्यूअसली एवरी 10 डेज़ 7 डे आप स्प्रे करिए, हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि हमारा एक पार्टिसिपेंट होम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो चिल्ली ग्रो कर रहे हैं, पर उनके चिल्ली प्लांट्स सडनली ड्राई हो रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो उसका कुछ सोल्यूशन है क्या? तो वही सभी पौधे में एक ही ज़रूरत होती है कि वहाँ पे हमारा जो बायोमास है वो कितना है। वो प्रॉपरली है हमारा सॉइल का, क्योंकि क्या होता है कि किचन गार्डन में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, कभी-कभी सनलाइट की कमी होती है, एक्सेस वाटरिंग भी होता है कभी-कभी, हाँ? तो इस और पौधे भी हम अलग-अलग कम कम क्वांटिटी होने के से कभी-कभी हमारे जो सैपलिंग होते हैं, वो भी ठीक से नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अगर प्रॉपरली हमारी सॉइल अच्छी है, तो ये दिक्कत नहीं आती। होम गार्डन में क्या होता है कि नेचुरली कभी-कभी हम एक्सेस वाटरिंग से भी ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वो उतना ही एरिया होता है छोटा-सा, तो हम रेगुलरली वाटरिंग करते रहते हैं। तो वो भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। एक और होम गार्डनिंग का क्वेश्चन है कि और उनके दूसरा चिली में अगर ऐसे ही समस्या आती है, थोड़ा-सा उसको आप रूट से 6 इंच 8 इंच पे काट दीजिए। नए पत्ते आ जाएँगे उसको, नए स्टेम्स आ जाएँगे और ग्रोथ भी हो जाएगी ठीक से। या एक और होम गार्डनिंग का क्वेश्चन है कि उनके गार्डन में बहुत सारे लिजर्ड्स आ रहे हैं, तो कुछ होम रेमेडी है उसके लिए कि लिजर्ड्स ना आए? 2-3 चीज़ों का काम करना ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे थोड़ा-सा बिल्कुल ऐसा इतना सा ही नमक डालिए और बाद में नीम का स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल का, क्योंकि शहरों में तो नीम का केक नहीं मिलेगा, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते जाइए। एंजाइम के साथ में नीम ऑयल का केक कीजिए, तो उसकी स्मेल से नहीं आ जाएगा वो। अगेन पार्टिसिपेंट्स को एक बायो रिमाइंडर। बायो एंजाइम का एक ध्यान रखिए कि 2 टू 4 एमएल पर लीटर, 2 एमएल से कम नहीं चाहिए और 4 एमएल से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 2 टू 4 एमएल पर लीटर बायो एंजाइम आप यूज़ करना है। 1 लीटर पानी के साथ में 2 टू 4 एमएल यूज़ करना है। मधु जी ने यही इस पे क्वेश्चन पूछा कि बायो एंजाइम्स किस रेशो में स्प्रे करें, अब उन्होंने बताया 2 ml to 4 ml इन 1 liter of water you can mix and spray। और पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंडर, अगर अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी आप म्यूट कर अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।
We have 5-10 minutes in the session. We have another call at 8. तो 5-10 मिनट आपके पास हैं, आप अनम्यूट करके अपने आप, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, आप तो पूछ सकते हैं। महादेव जी, एक पूरा ही डिफरेंट इसका वो आया है कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगा फार्मर्स को जो नेचुरल फार्मिंग करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग की काफी सारी पॉलिसीज बना रहे हैं अभी, और नेशनल फार्मिंग गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, और वो रूट लेवल तक, यानी अभी उसके कुछ पॉलिसीज जिला कृषि अधिकारी और केवीके के पास आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसको ये भी हो जाएगा, और सर्टिफिकेशन की प्रोसेस भी नेशनल फार्मर्स के लिए बहुत आसान गवर्नमेंट कर रही है। तो सर्टिफिकेशन भी बहुत सस्ते में या एज गुड एज फ्री में ही किसानों को मिल जाएगा। तो उससे किसान अपनी जो पैदावार है सर्टिफाइड पैदावार के रूप में बेच पाएंगे वो। सबसे जरूरी है कि ये सब्सिडी के साथ साथ हम बेसिकली हमारी जो धरती माँ है, बेसिकली जिसे मिट्टी को हम हमारी माँ कहते हैं, अगर वो बचेगी तो हम बचेंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, हमारी प्रकृति को बचाएं। और ये जो हमारे मन में जो गलतफहमियां है कि नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से यील्ड कम आता है, तो ये बेसिकली सरासर गलत है। जैसे मैंने बार बार कहता हूं कि जिसका भी सॉइल कार्बन मोर देन 3% जाएगा, वो केमिकल फार्मिंग से ज्यादा यील्ड उसमें आ सकता है। हमने सभी तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं केमिकल फार्मिंग में, जहाँ पे हमारे रेगुलर किसान 8 to 10 क्विंटल अनाज ले रहे हैं, वहां पे हम 25 क्विंटल नेशनल फार्मिंग से हमने अनाज लिया है, वो चना हो या गेहूं हो या ज्वार हो। तो ये सब पॉसिबल है। तो वो चीज का हमें देखना जरूरी है कि हमारा सॉइल कार्बन कैसे बढ़े, हमारे लैंड का अंदर सॉइल कार्बन कैसे बढ़े। ये एक बार अगर हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो बाकी प्रकृति पूरा काम कर देगी। या महादेव जी, महेश पर बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मेरा बुश बुश पेपर का फार्म है, जी और वो कोकण रीजन में है, सिंधुदुर्ग में। जी। तो उसमें अभी बारिश होने के बाद, अभी उससे एक ही साल हो गया लगा के, लास्ट जून में लगाया था। जी बाद में बारिश हुई थी, और कंटिन्यू बारिश थी दिसंबर तक, जो जी। जून में चालू हुई। तो उसमें करीब 1300 पौधों में से 150 पौधे ये हो गए, उसके पत्ते झड़ गए, और बाद में पूरा पौधा ये हो गया, मर हो गया। तो अभी अभी जो बारिश आई 3-4 दिन तक कंटिन्यूस थी, तो उसमें मेरे 3-4 पौधे ऐसे हुए। तो मैं रेगुलर एंजाइम देता हूँ, और बारिश के पहले बोर्डो डाला था मैंने, बोर्डो मिश्रण, और अभी ट्राइकोडर्मा डालना है। तो उससे ये कंट्रोल होगा कि और कुछ करना पड़ेगा? थोड़ा सा नमक भी डालिए आप, वो खड़े वाला नमक थोड़ा सा उसको, और नीम अच्छा का जो केक होता है, नीम का केक डालिए साइड में पौधे के। अच्छा, या, ओके ओके या। ओके। तो उसका कुछ प्रमाण है और नीम के? नमक बहुत ही कम डालना है, बिल्कुल कम डालना है, यानी नीम का कुछ प्रमाण है, और नमक का लेस प्रमाण? देन 20 ग्राम टू 25 ग्राम। और स्प्रेड करना, एक जगह पे नहीं डालना है, स्प्रेड करना है उसको। 25 ग्राम पर पौधा? पौधा पौधा या। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। जी हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप, हर्षद जी आप अनम्यूट कीजिए। या हाँ सर, हाँ ये इसके लिए नेचुरल फार्मिंग के लिए अपने को प्रॉफिट बेस बनाने के लिए कितने साल लग सकते हैं? बैरन लैंड या आप 1 साल में कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा है ना, हाँ बायोमास बढ़ाना है तो 1 साल में भी आप बायोमास बढ़ा सकते हो। क्या करना है अच्छा। आपको, खरीफ में आपने ये कर दिया, हाँ। ढेंचा आपने सोइंग किया, ढेंचा आपका आ क्या गया। क्या बोले आपने? ये नाम नहीं समझ में आया। ढेंचा, ढेंचा। ढेंचा आप सर्च कीजिए, आपको ढेंचा। मिल जाएगा आपको। अच्छा ये और महाबीज अच्छा का ये सीड मिलता है, इसका गवर्नमेंट का सीड है, इसका ढेंचा का अच्छा। गवर्नमेंट सीड सप्लाई ढेंचा। करती है इसकी। तो महाबीज का जो जितने अच्छा भी स्टोर है महाबीज के, वहां पे मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये ठीक है हाँ, ना। तो ये ढेंचा करना है। उसके बाद में 40 बेडीज, उसके बाद में फिर आपको मल्टीपल क्रॉप ले लो, यानी मूंग ले लो, चना ले लो, गेहूं ले लो, हाँ ज्वार ले लो। ये सब करीब 20 टाइप के क्रॉप आप मिक्स कर लो, और उसको फिर सोइंग कर लो, और फिर जमीन के अंदर गाड़ दो। ये 2 सीजन करना है, और बाद में कंपोस्ट डाल दो। तो 3 बार ये करने से आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आप केमिकल फार्मिंग या बाकी जो भी कर रहे हैं उससे आपको मिलता है। दूसरा सबसे जरूरी है कि इसके साथ साथ आपको जो प्रॉपर स्पेसिंग जो है क्रॉप का, जैसे कि आप चना हो, हमने चने के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि नॉर्मली चने का जो यील्ड होता है 8 to 10 क्विंटल होता है, लेकिन चने में हमने 3 by
1 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया, यानी 2 रो में 3 फीट का डिस्टेंस है और हर चने के पौधे में 1 फीट का डिस्टेंस है। ना चने के पौधे में 1 फीट का डिस्टेंस कोई नहीं मेंटेन करता, या 2 रो में 3 फीट का डिस्टेंस कोई नहीं मेंटेन करता। लेकिन 1.5 महीने बाद पता चलेगा आपको कि वो पूरा चने का पौधा पूरी कैनोपी इसकी इतनी फैल गई है कि नीचे की सॉइल आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ये होता है प्रॉपर स्पेसिंग से, और उसके पत्ते कट करने से। 2 बार पत्ते कट करने हैं चने के पौधे में, तो 2 बार पत्ते कट कीजिए और उसको प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए और 3 बार पानी दीजिए, एंड 3 बार वाटरिंग, 2 बार उसकी कटिंग और स्पेसिंग। आपको 18 to 20 क्विंटल पर एकड़ आपको यील्ड मिलेगा। और बस बाकी आपके सॉइल में ये सब चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ अलग, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके खेत में अगर आप जाएंगे तो कुछ पौधे आपको अलग से दिखाई देंगे, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हाँ, तो क्या होता है कि वहां पे अगर बायोमास ज्यादा है या किसी गोबर वहां पे पड़ा है और बाजू में कोई पौधा नहीं है, वो अकेला ही वहां पे है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी देगी। तो खेत के आजू बाजू में ऐसे कुछ पौधे आपको दिखाई देंगे जो एकदम सोलस है। तो ये ध्यान रखना है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसका मतलब हमें वो क्रॉप को देना जरूरी है। एक तो उसमें प्रॉपरली उसको बायोमास चाहिए और साथ ही साथ स्पेसिंग की भी जरूरत है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे आप। और जब भी कुछ क्रॉप, आप पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में अगर आपको चाहिए सजेशन, तो हम बाद में भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें काफी सारी चीजें केस टू केस थोड़ा सा अलग अलग बराबर है। लेकिन सर सबका मेन एक ही है, बायोमास, सॉइल कार्बन। और ये रेस्ट कितना दिन के लिए देना है सॉइल को? जैसे आपने बोला कि उसको धरती माँ को भी रेस्ट चाहिए। नहीं, वही रेस्ट, यानी जो हमने वहां पे जो ये ढेंचा या जो क्रॉप अंदर गाड़ दिए हमने, उसको क्रश करके हार्वेस्ट करके, बस वही रेस्ट हो गया उसको। अच्छा, तो ऐसे 1 महीना 2 महीने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धरती ने जो निकल और नॉर्मली क्रॉप लेते हैं ना, तो क्रॉप का वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं। तो क्रॉप का वेस्ट, क्रॉप की जड़ें, वही जमीन के लिए हमें वो सबसे जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए अनाज है। लेकिन जो बाकी भी जो एग्री वेस्ट है वो प्रकृति का है, तो है, कुछ जमीन का कुछ शेयर है, कुछ पशु पक्षी का शेयर है, तो सबके लिए प्रकृति बनाती है। हम खाली हमारा सोचते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती। प्रकृति का हर चीज, पूरे प्रकृति जितने भी जीव हैं उनके काम की है। तो वो थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे वो सब सिचुएशन साइकिल, तो बिल्कुल हमें अच्छा यील्ड मिलेगा इससे। अच्छा, तो यानी जो हम कटिंग करके डालेंगे उसके बाद 15-20 दिन छोड़ना है या तुरंत? नहीं, उसको अभी रोटावेटर आए हैं बहुत ही लो पावर वाले, कम इसके वाले रोटावेटर आप यूज कीजिए, तो बारीक बारीक पीसेस में वो कटिंग कर जाते हैं, और वो 8 दिन के अंदर पूरी सॉइल आपको वो कंपोस्ट हो जाएंगे। चाहे तो एक बार उसके एंजाइम का स्प्रे कीजिए आप, तो और ज्यादा बेहतर फर्टिलाइजर बनेगा, उसका कंपोस्ट बनेगा आपका उसमें। 8 दिन के अंदर पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा, यानी रोटावेटर करने के बाद में 8-10 दिन में आप सोइंग कर सकते हो, नया क्रॉप ले सकते हैं। Thank you. We have last 5 minutes. There are maybe 2-3 questions. हेलो, नमस्कार महादेव जी, मैं मधु बोल रही हूँ जी। और मैं इस समय कनाडा में हूँ। जी। और एक चीज पूछनी थी, ये जो घास को हम काटते हैं तो घास की क्लिपिंग्स उस पे छोड़ दें तो वो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको मतलब थोड़ा सा अगर आपके सॉइल में अगर माइक्रोजीवी कमी है उसमें, तो एक ध्यान, अगर एंजाइम का यूज करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जीवामृत या एंजाइम, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो कंपोस्टिंग उसका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और उसमें से मीथेन का जनरेशन भी नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर एक ही जगह पे ज्यादा अगर गोबर हो जाता है या ये सब हो जाता है, तो उससे मीथेन भी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से मीथेन भी हो सकता है। तो एंजाइम का यूज करेंगे तो मीथेन की बजाय वो रिलीज होगा वहां से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी, क्योंकि यहाँ आपकी एडवाइस लेके मैंने किचन गार्डन अच्छे से शुरू करा है, मगर वो शलगम के पत्तों पे कीड़े आ रहे हैं काफी, तो उसको वही बायोएंजाइम स्प्रे कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा? नीम ऑयल मिलेगा आपको, नीम ऑयल और बायोएंजाइम दोनों स्प्रे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंटिन्यूसली बायोएंजाइम स्प्रे कीजिए एवरी 7 डे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एवरी 7 डेज स्प्रे करना है? ओके। और एक कड़ी पत्ता बड़े रेयरली मेरे को मिला है, मगर वो पत्ते झड़ रहे हैं, उसको बचा सकते हैं किसी तरीके से? हाँ, बिल्कुल बहुत रेयर होता है यार। उसमें कुछ खास वही स्प्रे कर दो, वो उसमें वही कुछ आपका
या कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियो शेयर कीजिए आपके, थोड़ा सा इसके पौधों ओके के, तो थोड़ा सा और भी देख सकते हैं कि और क्या कुछ समस्या है क्या उसमें। क्योंकि हाँ आपकी एडवाइस से पूरा किचन गार्डन बड़ा बना है इस साल। अब अभी जी शुरुआत हुई है, अभी पौधे छोटे छोटे हैं, बहुत बिल्कुल छोटे बिल्कुल। छोटे हैं, बस इस साल मुझे में लगता है कि बहुत कुछ लगेगा। अब हाँ बढ़िया, और आपकी पूरी ब्लॉकिंग पूरी वहाँ की लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब जी चीज आपसे एक बार लास्ट सेशन अटेंड किया था, इस बार पूरी एडवाइस लेके सब हमने करा है उसको। तो जी कुछ होगा जरूर, फोटो और वीडियो फिर मैं शेयर करूंगी एक बार जी थोड़े जी ग्रो हो जाए जी तो। जी जरूर। जी जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी जी। हेलो, ठीक है माधव जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने देसी सीड्स के बारे में हमने बताया है। सब लोग जानते हैं कि पहले टाइम पे बहुत सारे वेराइटीज होते थे, कोई कहता है 200-300 टके टमाटोज, पम्पकिन, ये सब अवेलेबल था। क्या रीजन है ये सब एक्सटिंक्ट होने का, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी वो फिर से जो हमारी वेराइटी थी, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज थे, उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं? तो ये जो बात मैंने कही अभी कि हमें वो सिलेक्शन मेथड से हमारे फार्म से वो सीड्स सिलेक्ट करने हैं, और सेकंड थिंग जो भी पौधा हमें अलग से दिखता है उसके सीड हमें अलग से प्रिजर्व करने हैं। तो उससे हो सकता है कि नई वैरायटी का आपको एक पौधा मिला हो, नई वैरायटी आपसे वहां पे जन्म लेगी। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, और इससे ही हमारी नई वैरायटी भी रहेंगी। और हमें अभी भी अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, सर्च करेंगे, तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स एरिया है, वो ट्राइबल एरिया में अभी भी ये कंपनी का सीड नहीं जाता, वो ट्राइबल अपना सीड खुद बचाते हैं और वही यूज करते हैं। तो करीब मोर देन 500 वैरायटी चावल के अभी भी अपने देश में अवेलेबल है, ऐसे अलग अलग ट्राइबल्स एरिया में 500 टाइप का चावल आपको मिलेगा। तो ये सब है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इंटीरियर में, रूरल में जाएंगे तो ये सब वैरायटी आपको मिलेगी। या ठीक है माधव जी, जी हमारा भी टाइम हो गया है जितना हमने प्रॉमिस किया था। जी ठीक है, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू पीपल हु हैव जॉइंड। हम लोग फिर से विल मीट सून जी। और फॉर द स्पेसिफिक नेक्स्ट। कुछ स्पेसिफिक आपके क्रॉप के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो बाद में भी आप थोड़ा सा हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा भी हम समाधान करेंगे। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू जी जी। थैंक यू।